अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच, 4 इसमें जज हैं और ये 4 जज नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इनमें वो 2 जूनियर जजेस भी हैं जो कि आपको पता है, एक शाहिद वहीद और एक और आए थे, और एक जस्टिस आयशा भी हैं। तो इस लिहाज से इनकी तादाद टोटल 7 बनती है। टोटल 15 जजेस हैं। 15 जजेस में से 7 जजेस चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे, और लेकिन जो 4 जजेस हैं वो यूं हैं, यानी फैसला इधर हो सकता है, बाकी जजेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो 4 जजेस हैं इनमें चीफ जस्टिस साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीफ साहब और जस्टिस आपके नकवी साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, यूँ है। इनके दरमियान बहुत अहम खुफिया मीटिंग भी हुई है, और ये खुफिया मीटिंग के साथ साथ इनकी बाहर जो सीनियर जजेस हैं, जिन्होंने माजी में जो चीफ जस्टिस रहे या सीनियर जज रहे, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। और मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त घिर चुके हैं ये चारों तरफ से अपने इन फैसलों की बुनियाद पे, उससे किस तरह निकले, इस सिलसिले में बहुत अहम 2 मीटिंग खुफिया हुई, जिसका जिक्र मैंने कर दिया। और इस खुफिया मीटिंग में जो कुछ चीज़ें तजावीज़ आई हैं उसकी बुनियाद पर मैं आगे बात करूँगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो खुफिया मीटिंग है, इस खुफिया मीटिंग का मकसद क्या था। देखिए, एक तो ये बात तय है कि जी पीर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीर और मंगल, चलें 2 दिन दे दें, क्योंकि ऑलरेडी मौजूदा रिस्पेक्टेबल बेंच, चीफ जस्टिस समेत जो बेंच था जिसने फैसला दिया है, बल्कि आज तो एक और बात भी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से काजी फाइज ईसा का फैसला उड़ा दिया गया। बताइए ये क्या हो रहा है। जाहिर है ये, अगर ये वेबसाइट तो कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिवली रजिस्ट्रार की होगी, और रजिस्ट्रार में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो ये कर सके, तो फिर कौन करवा रहा है। तो क्योंकि रेफरेंस जा चुका है और चीफ जस्टिस साहब को ये पता है कि ये रेफरेंस सिप्तैन एक आम आदमी ने नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे पूरी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले दे चुकी थी, जिसमें राना सनाउल्लाह कह चुके थे कि हम रेफरेंस का सोच रहे हैं। अच्छा, ये बात भी आ रही थी कि रेफरेंस अगर हुकूमत इनिशिएट करती है तो सदर, देख लीजिए सदर ने क्या किया हुआ है। सदर ने वो जो कानून था उसको दोबारा भेज दिया और कहते हैं कि इस कानून की आप अहलियत नहीं रखते, लॉ, वो जो कानून दिया है, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी लीगल एडवाइस दी है। और उस लीगल एडवाइस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी है वो ये है कि जी 184(3) में अगर आपने कानून साजी करनी है तो फिर 191 में नहीं, 184(3) में कीजिए, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हालांकि ये सदर की मंतक जो है वो कानूनी नहीं है। 1980 का रूल्स है, उस रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को ये इख्तियारत ना आइन ने कहीं नहीं दिया है। तो वो जो कानून साजी की है वो बिल्कुल सही है, जो करारदाद पार्लियामेंट ने की है वो आइन से मुतसादिम है। सच बात सच है, क्योंकि सच नहीं कहेंगे तो आज सच नहीं कहेंगे तो फिर कल कैसे कहेंगे। लोग हमसे सवाल करते हैं कि जनाब आपने उस ज़माने में ये और इस ज़माने में आप, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन कोई मजलूम होगा तो उसके लिए लड़ूंगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आप आसिफ जरदारी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपके कोई और हो। लेकिन 3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। एक, अपने दीन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं ना जमा पार्क में, कि लोग समझते हैं कि इमरान खान जो दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत है, लेकिन चुप हैं या हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो वो भी दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको टिकट चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, और इस पे कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई है, शायद उनके ज़मीर जागे हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, तो मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दें, या फिर आए मेरे साथ बैठे, मैं इमरान खान की सारी तकरीर को लगाता हूँ, सारी तकरीर जिसमें उन्होंने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या बात की, अल्लाह के हवाले से क्या बात की, शरीयत के हवाले से क्या बात की, मीसाक़े मदीना के हवाले से क्या बात की, चारों खुलफा राशिदीन के हवाले से क्या बात की, पैगंबरों के हवाले से क्या बात की, कुरान के हवाले से क्या बात की, उसके बाद आपके जो हमारा मदीना, तो मदीने की रियासत के हवाले से क्या बात की। ठीक है, तो एक एक वीडियो मेरे पास है। अगर किसी को ये ख्याल है कि मैं गलत कह रहा हूँ, अव्वल तो सबको पता है सोशल मीडिया में ये चीज़ें मौजूद हैं और ये आ चुकी हैं कि खान साहब ने किस तरीके से दीन को इस्तेमाल किया है। ठीक है, बिदत के हवाले से पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह माथा टेका है इन्होंने। अकीदत, अकीदत, वो जो वहाँ लेटे हुए हैं उन्होंने कभी इस तरह की अकीदत दिखाई है किसी और बुज़ुर्ग के? जो लेटे हुए हैं, जिनके मज़ार पे आप अकीदत का सजदा लगा रहे हैं, वो सजदा जायज़ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। कुरान उठा के देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, खुलफा राशिदीन को देख लें, ठीक है, आले रसूल को देख लें। तो अकीदत, ठीक है, आपने अकीदत बनाकर उसको कर दिया। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ में शिरक हो जाता है, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है। और ये इतनी बड़ी चीज़ है, सजदे के लिए मना किया है। कहा था ना कि अगर मैं इस पत्थर को कभी नहीं चूमता, शायद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, मैं इस पत्थर को जो कि खाना काबा का जन्नत से उतारा हुआ पत्थर है, मैं कभी नहीं चूमता अगर मैंने अपने नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा होता। तो वो कह रहे हैं मैं कभी नहीं चूमता, तो वो पत्थर को नहीं चूमते, क्या माइंड बता रहे हैं? तो कहने का मतलब है, मैं बहुत लंबी जा सकता हूँ यहाँ पे, डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है जिससे मैं ये बातें आपके सामने रख सकता हूँ कि इमरान खान की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। उसमें कुफ्र शामिल हो रही है, उसमें बिदत शामिल हो रही है, उसमें शिर्क शामिल हो रही है, उसमें फितना शामिल हो रहा है, उसमें शर शामिल हो रहा है। और मुझे इन साहब से तो कोई वो नहीं है, ना उम्मीद है। और किस हाल में वो ये सब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मुझे उन मौज़िज़ीन से जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनका पूरा ईमान तबाह हो रहा है सिर्फ टिकट के लिए, वो ये सारी चीज़ जानते हैं। जिन लोगों ने मुझसे 2-3 लोगों ने बात की, आप मुझे सिर्फ इस बात पे कायल करते हैं कि आप दिल से ये कह दें कि नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, तो आइए मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठिए। 12, तो कहने का मतलब है 3 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती, एक दीन पे, एक पाकिस्तान पे। मेरा मुल्क, ये मेरा मुल्क है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, हमने इसे क्या दिया है? इस पर भी एक प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था। ये पाकिस्तान हमारी माँ है, हमारा मुल्क है, इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तीसरा, मेरे वो इदारे जो इस मुल्क के ज़ामिन है, यानी पाक आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस, जो दिन रात सियाचिन पे, सरकरीक पे, बॉर्डर पे, वज़ीरिस्तान, इंडिविजुअल अच्छे बुरे हर जगह हैं। अब जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को आप निकालेंगे, या वो जो पिछले जिन्होंने सारा ये अरेंज किया था ISI के, उनको निकालेंगे, तो आइए और भी तो जनरल्स हैं, और भी तो फ़ौजी हैं। सिर्फ यही क्या पाकिस्तान आर्मी है? वो जो नए काकुल से निकले हुए नए नए लोग शहीद हुए हैं, वो पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, और जो लोग अपनी जिस्म गला रहे हैं सियाचिन में और सरक्रीक में बिच्छू कटवा रहे हैं 25,000 में, वो फ़ौजी नहीं है? वो भी तो फ़ौजी है ना। तो 1 2 3 4 5 6 8 लाख फ़ौजी हैं। तो बहैसियत इदारा, अब मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान गलत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी गलत हो सकता है। मैं चोरी करता हूँ, मैं हराम माल खाता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं ज़मीनों पे कब्ज़ा करता हूँ, मैं दलाली करता हूँ, मैं बुरे काम करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे आप कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आपको ये तरबियत नहीं दी है, तो पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और मेरे पाक फ़ौज पे, फोर्सेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इंडिविजुअल आप बिल्कुल पकड़ें, 1 नहीं 10 पकड़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मीटिंग्स
उसके बाद पीर इम्पॉर्टेंट, ट्यूसडे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मौजूद चीफ जस्टिस साहब और इस बेंच ने ये ऑर्डर जारी किया हुआ है कि हुकूमत के सेक्रेटरी ख़जाना और हुकूमत के सेक्रेटरी डिफेंस आकर बताएं कि ये बजट उन्होंने किस तरह एलोकेट किया है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये नहीं आते तो फिर तो जाहिर है एक्शन क्या लेंगे चीफ जस्टिस साहब, उसके लिए रुके हुए हैं। और अगर वो चले जाते हैं तो फिर वज़ीर आज़म की 2 टके की हो जाएगी इज्जत, क्योंकि इदारा तो उनके नीचे है और वो कह रहे हैं मैं इस मुतनाज़ा बेंच को नहीं मानता। तो अगर मैं वज़ीर आज़म की हैसियत से इस मुतनाज़ा बेंच को नहीं मानता तो मेरी नीचे मेरा सबऑर्डिनेट चीफ जस्टिस साहब या बेंच के बुलाने पे जा रहा है तो फिर मेरी औकात तो ज़ीरो हो गई या नहीं हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे एंड ट्यूसडे। देखिए ये भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि मंडे को ये नहीं आए और चीफ जस्टिस साहब एक बेंच के ज़रिए तौहीन अदालत का नोटिस वज़ीर आज़म को भिजवा दें, क्योंकि आखिरी लड़ाई अभी तक हुई नहीं है। अभी तो एक इनिशिएटिव लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो दूसरा इनिशिएटिव लिया है हुकूमत और पार्लियामेंट ने। अब अगला इनिशिएटिव चीफ जस्टिस लेते हैं, यानी बेंच लेती है या हुकूमत लेती है। हुकूमत के पास भी तैयार है इनिशिएटिव, क्योंकि रेफरेंस भी दाखिल कर दिया गया है। ये भी एक सेकंड इनिशिएटिव थी। पार्लियामेंट में करारदाद है जो कि गैर आइनी, गैर कानूनी है, माने या ना माने। 68 के लिहाज से, आर्टिकल 68 के लिहाज से गैर आइनी, गैर कानूनी है। लेजिस्लेशन की बात नहीं कर रहा, वो आइनी है। 191 रूल्स पे वो कर सकते हैं, उन्होंने सही किया है। सदर ने वहाँ उसको ज़मी बोस किया है, वापस भेजा है, और सदर की इस्तीफ़े की बाज़गश हर तक, क्योंकि सदर से एक तरफ इमरान बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि सदर उनके मकासद पूरे एक लिहाज से तो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मकासद है उनका कि वो सदर की हैसियत से इमरान खान साहब को दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा दें, ये उनकी ख्वाहिश है। वो सदर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपने गोद में किसी को बैठने नहीं दे रही है। तो जब बैठने नहीं दे रही तो सदर बेचारा क्या करेगा। लेकिन खान साहब तो ये नहीं देखते। खान साहब तो अटैक करते हैं सदर पे कि तू इस काबिल नहीं है, तू इस काबिल नहीं है। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि खान साहब सदर को सदर नहीं समझते, वो अपना ज़ाती मुलाजिम समझते हैं, वो अपना ग़ुलाम समझते हैं, वो अपना एक छोटा सा कारकुन समझते हैं, और ये साबित भी करते हैं। ये सदर वाली हरकत तो इनमें है नहीं। ये तो 1 मिनट में पहुंच जाते हैं जमा टाउन, 1 मिनट में उनके ऑर्डर्स को ओबे करते हैं, चाहे इनकी अपनी ज़ात, अपना ओहदा, इनका हलफ सब डैमेज हो रहा हो, तो फिर सही समझते हैं खान साहब। फिर हम खान साहब को क्यों बुरा कहें। तो ये कंडीशन इस वक्त मौजूद है, और इस कंडीशंस के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। मुझे लगता है कि सदर इस वक्त ज़हनी तौर पर इतने, मुझे इत्तला मिली है एक जगह से, और वो ये इत्तला मिली है कि सदर साहब ज़हनी तौर पर इतने इस वक्त उलझनों में हैं, नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं। इमरान खान साहब के बार बार ऑर्डर्स को, बार बार हुक्म को, और मौजूदा सूरत हाल में जो सूरत हाल बन रही है उसमें वो हर तरफ से, यानी पीटीआई मुसलसल उनको इस्तेमाल कर रही है, और सामने इनके पूरा आगे कैरियर है। और कुछ दिनों बाद जब ये सदर से उतरेंगे तो इनके साथ क्या होगा वो ये सोच रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ क्या होगा वो ये सोच रहे हैं। अभी तो इस्तिस्ना है, लेकिन आगे क्या होगा वो ये सोच रहे हैं। तो इसमें वो ज़हनी तौर पर मेरी इत्तलात है बहुत करीबी कि वो पागल हो चुके हैं, नीम पागल हो चुके हैं इस वक्त सदर साहब। जिस तरह इमरान साहब पता नहीं किस उसमें ऐसी बातें कर रहे होते हैं, क्या लोग तो बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उनकी जो गुफ्तगू है, उनका यू टर्न, उनका झूठ, उनका मुनाफिकाना अमल, उनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें, तकब्बुराना बातें, शरीयत के ख़िलाफ़ बातें, गलत बातें, दीन के ख़िलाफ़ बातें, तो ये सब बातें ऐसी हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, लेकिन ये बात हकीकत है। तो देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डिप्रेशन के मरीज़ सदर एक दिन
साइन करके निकाल के फेंक दें कि मैं जा रहा हूँ, चले जाएं। कोई जाना तो है, इससे पहले कि वो हटे तो फिर उनके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन रिज़ाइन करके जाएंगे तो थोड़ी सी हमदर्दी आ जाएगी। तो देखते हैं मंडे ट्यूसडे। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगी, और मुझे ये भी लगता है कि वज़ीर आज़म की दूसरी इंसल्ट उस वक्त होगी जब सेक्रेटरी फाइनेंस और डिफेंस सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी देंगे। देखते हैं। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।